दिया। So, people, we are live, and today is going to be one very interesting session. Once again, we are going to learn about the type of customers we have to face in everyday's sales process. So, if you are clear about which type of customer you are going to speak with, it can really make your job and life so much easier. So, do join in. We are going to have a very insightful session, and we are quite sure that if you join in, you will get so many insights that you can straight away implement all of them, and you will realize that you are better off. So do join in on time. तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल्स का जो बेस्ट माइंडसेट है, जो अपने हर सेल्स पर्सनल के अंदर अगर हम डाल दें तो उनके अंदर में फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, ये सब खत्म हो सकता है, एड्रेस किया जा सकता है स्ट्रेट अवे। आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन सी माइंडसेट है जिसको अभी के अभी अगर कोई सुन ले, सीख ले, तो फिर वो अनस्टॉपेबल बन सकता है। उसको कोई भी सेल्स के फील्ड में मात नहीं दे सकता है। वो खुद अपने आप को सेल्फ सैबोटाज नहीं करेगा अगर उसको ये क्लैरिटी आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जुबान से पहले सेल्स जो है ना आपके माइंड में शुरू होता है। और अगर मेंटल क्लैरिटी आपको है कि यू आर द राइट फिट फॉर द जॉब, यू हैव इट इन यू टू क्लोज दिस डील, तो आप एक नेचुरली कॉन्फिडेंट डिमिनर के साथ, एक नेचुरली कॉन्फिडेंट वॉइस के साथ, एक नेचुरली कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, पार्टी को एड्रेस करते हैं और उसको भी ये चीज फील होती है। उस माइंडसेट का नाम है समुराई माइंडसेट। समुराई वॉरियर्स के बारे में आपने सुना है। समुराई जापान की एक क्षत्रिय कौम थी जिसको युद्ध करने में महारत हासिल थी, और उनके जैसे योद्धा पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर पाए जाते थे। क्या कारण था कि समुराई योद्धा वर्ल्ड के वर्ल्ड क्लास योद्धा के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो पाए? क्यों हम बहुत इज्जत से, शान के साथ उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि समुराई माइंडसेट अगर हमारे पास हो तो जग जीता जा सकता है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम अनबीटेबल हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो देखिए, समुराई लोग जो है ना, एक प्रैक्टिस किया करते थे युद्ध में जाने से पहले। वो खुद की फ्यूनरल प्रोसेस अंजाम दिया करते थे किसी भी युद्ध में जाने से पहले। आदमी को डर किस बात का लगता है? आदमी को डर इसी बात का लगता है कि अगर वो हार गया तो, अगर वो खत्म हो गया तो, सब कुछ बर्बाद हो गया तो। जब इस माइंडसेट के साथ कोई भी युद्ध में जाता है, किसी भी कॉन्वर्सेशन में जाता है, कोई सी भी डील में जाता है, तो 100% उसका अटेंशन, कंसंट्रेशन जॉब पर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने को बचाने के लिए प्रयास करता है, अपनी चीज हासिल करने के लिए प्रयास करता है, और हमेशा इतने ज्यादा सेफ्टी मेजर्स ले लेता है कि उसका रिस्क लेने की जो अफिनिटी है वो कम हो जाती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी उसको नागवार गुजरने लगता है। उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, कूंद हो जाती है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है कि बचना कैसे। सर्वाइवल मोड में चला जाता है, थ्राइविंग मोड में रहना क्या होता है उसको समझ में ही नहीं आता। जब समुराई लोग इस रिचुअल से होकर गुजरते हैं, जब उनको दिख जाता है कि मौत तो ऐसी ही होती है और मौत तो आनी ही है, तो अब उनको कौन मार सकता है? जब उनके माइंड में बिल्कुल ये क्लैरिटी है कि मौत ऐसी होती है, मौत में ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि वो रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। जब इस चीज का एहसास उनको पहले से होता है, तो युद्ध में वास्तविक समय में जाने में उनके माइंड में ये चीज तो रहती ही नहीं। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो दे डू द वॉर, दे डू द फाइट जस्ट फॉर ब्रिंगिंग देयर बेस्ट इन द वॉर। जो भी उनके पास में है उसको इंजॉय करने के लिए, उसको रेलिश करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए उतरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वर्स्ट कम वर्स्ट यही होगा कि मैं नहीं रहूं।
तो जब मैं नहीं रहूंगा, ये होना ही एक दिन सच बात है, तो फिर मुझे क्यों अपने आप को रोकना है? आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट, है ना? नहीं भी करूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बेस्ट करता हूं और कुछ उसमें काम कर गया, तो ना सिर्फ मैं बच जाऊंगा बल्कि मेरा साम्राज्य भी विस्तार पालेगा। तो इस तरह की मानसिकता में आने के बाद आप 100% फियरलेस अप्रोच के साथ अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। तो आज से अपने सेल्स पर्सनल को यह बात समझा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम यही सोचते हो ना कि तुमसे सेल्स नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर तुमने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी तुम रिजेक्ट हो गए, ये मेरी तुम्हें बैकिंग है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपना बेस्ट प्रिपरेशन कभी भी भूलोगे नहीं, कि मुझे अपने डील के पहले, अपने टॉक के पहले, अपने क्लोजर के पहले मुझे बेस्ट प्रिपरेशन अपने आप को देनी है, कि जो भी कस्टमर के माइंड में क्वेरीज होंगी, उसके ऑब्जेक्शंस होंगे, उसको एड्रेस करने के लिए मैं बेस्ट प्रिपेयर्ड रहूंगा। अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करते हो तो मेरी बैकिंग तुम्हारे साथ। तुम इस महीने 100 बार फेल हो, लेकिन तुमको ये वचन देना पड़ेगा कि तुम 100 बार फेल होगे। मुझे तुम्हारा 2 बार का फेलियर नहीं पचेगा, लेकिन तुम्हारा 100 बार का फेलियर पच जाएगा, क्योंकि ये मुझे मालूम है, अगर तुमने फुल प्रिपरेशन करी तो अपने हर सेल्स कॉल में तुम पहले से बेहतर हो जाओगे, और 100वां जो तुम्हारा सेल्स कॉल होगा तुम्हारे 99 सेल्स कॉल से डेफिनेटली बेटर होगा। और मुझे वो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स पिच आपके माध्यम से चाहिए ही चाहिए। अगर उसमें भी कन्वर्जन नहीं होता है वो मुझे चलेगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा, जब तक तुम इस महीने में 100 प्रयास ना कर लो, तुम चैन से मत बैठो। तुम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर बार इस मानसिकता के साथ देते जाओ कि ये तो एक फ्रेश कॉल है, और फ्रेश कॉल में मुझे फ्रेश एनर्जी के साथ अपना बेस्ट देना ही देना है। जब भी आपका सेल्स पर्सनल इस माइंडसेट के साथ युद्ध में उतरता है कि उसका सिपह सलार, उसके सेनापति का साथ उसके साथ, वर्ष कम वर्ष के लिए भी वो बिल्कुल हमको परमिशन देता है, लेकिन उनका बस एक ही रिक्वेस्ट है, कि गुजारिश है, कि इंस्ट्रक्शन है, कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मेरी प्रिपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज टॉप नॉच होनी चाहिए, मेरी टोनल क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, मेरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज टॉप नॉच होना चाहिए। इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी अच्छी से अच्छी स्टडी होनी चाहिए कि मेरे पीयर कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी खास बात है जो मेरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है, मेरी यूएसपी बन सकती है। अगर ये क्लैरिटी जब तक मुझे नहीं आती, तब तक मैं खोजता रहूंगा, और अपनी टीम को, अपने बॉस को भी बताऊंगा कि सर, दिस कुड बी द पोटेंशियल डिफरेंशिएटर, दिस कुड बी आवर यूएसपी, एंड वी कैन रियली bang the market if we have this clarity. So each and every person of your group should have clear instructions कि एक यूएसपी अपने प्रोडक्ट का तुमको ढूंढ के मुझे बताना है जो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है। मार्केट में सेम रेट्स पर दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास तुमको नहीं दिखाई देती? जैसे कि हमारे में क्या क्या कमी है तुमको समझ में आता है, लेकिन उनके अंदर में जो कमियां हैं उसको पेन डाउन करके तुम मेरे पास लेके आओ। मुझे बताओ कि सर, ये मार्केट में समस्या है, अगर हम इस चीज को सॉल्व कर सके तो हमारा छोटा सा डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, और उतना ही हमको बस क्रिएट करना है, लोग को छोटा सा एडवांटेज बस दिखाना है। अगर उस एडवांटेज को आप लोग, सभी लोग सामूहिक रूप से देख पाने में सफल होते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो प्रैक्टिस है एक रिचुअल बन जाएगी, और रोज रोज करने वाली रिचुअल का परिणाम हमेशा अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है उस चीज से, जहां पर बस लैकलस्टर अप्रोच के साथ, बिना होल हार्टेड अप्रोच के साथ हम अप्रोच करते हैं सेल्स को, और ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो जब आप एक सिस्टम के साथ सेल्स को अप्रोच करेंगे, सिस्टम का मतलब यह है कि अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है उस सेल्स में, आप अपने टीम के एकमात्र बेस्ट सेल्स के चैंपियन नहीं है, और आपके एक एक जन को आपने इस तरह से ट्रेन किया है कि उन सभी को आपकी एब्सेंस में भी अपना बेस्ट कंपनी का दिखाना आता है, तो वो एक सिस्टम है। क्या स्क्रिप्ट को फॉलो करना है, क्या वर्ड्स को अवॉइड करना है, कस्टमर के कितने टाइप होते हैं, उनके हिसाब की क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए,
अगर आप ये क्लैरिटी उनको दे पाते हैं, उनके साथ बैठ के रिहर्सल्स कर पाते हैं, मॉक ड्रिल्स कर पाते हैं, तो कोई कारण नहीं बनता कि आप अपने टीम को वर्ल्ड बीटर, कंपटीशन बीटर बना नहीं सकते। आज हम जानेंगे कि कितने तरह के कस्टमर्स आपके टीम को फेस करने पड़ सकते हैं, कौन आपका कस्टमर इंपॉर्टेंस रखेगा, कौन उतना नहीं रखेगा, कौन बाद में रखेगा, कौन इमीडिएट अटेंशन आपकी रिक्वायर रखता है। ये सब की क्लैरिटी आपको आज के सेशन में होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने तरह के कस्टमर हमको रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करने पड़ेंगे, उनका क्या क्या परसेंटेज होगा, उनके हिसाब की हम स्क्रिप्टिंग, उनके हिसाब की तैयारी हमको क्या क्या करनी पड़ेगी। अगर इसकी क्लैरिटी अगर हमको हो जाए तो सेल्स तो बस केक वॉक होगा। Every personnel of your team will look forward to closing a deal any given day because they will have much better clarity. They will have much better conviction that they have done their homework to the best of their ability. Now there is no room, there is no scope for uncertainty because they are crystal clear about their approach now. तो चलिए, कौन से तरह के कस्टमर हमको सबसे पहले आज फेस करने हैं या करने पड़ते हैं, उनका परसेंटेज वाइज क्या क्या रहता है मार्केट में, ये सब हम लिखने वाले हैं। लिखिए, पहला जो कस्टमर होता है, जो हमको तमाम तैयारियों के बाद भी हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उस कस्टमर का नाम है द अपैथेटिक कस्टमर। लिखिए, स्पेलिंग है APATHETIC, अपैथेटिक कस्टमर। द अपैथेटिक कस्टमर जो है, 5% इनका जो है, जितने भी तरह के कस्टमर्स आपको मिलेंगे उसमें इनका परसेंटेज 5% होता है। ठीक है, स्पेलिंग है APATHETIC, अपैथेटिक कस्टमर या बायर। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपके समस्त तरह की तैयारियों की धज्जियां उड़ाने के लिए आपसे मिलते हैं, आपके किसी भी तरह के मनूवरिंग को ये समझते हैं, क्योंकि इनको क्रिस्टल क्लियर ये रहता है कि ये खरीदने वाले नहीं। आप अपने फीचर्स इनको बताते रह जाओगे, आप उनको प्रॉफिट उनका बताते रह जाओगे, ये लोग आपसे बाई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो परसेंटेज है मात्र 5% होती है। ये लोग मिलेंगे, ये लोग आपको मिलेंगे। और मैं कहता हूं ना कि बार बार आपको सेल्स के कॉल उसी एनर्जी के साथ करने चाहिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि हो सकता है कि पहले कॉल पे आपको अपैथेटिक मिल जाए, यू नेवर नो। लेकिन जरूरी थोड़ी कि दूसरे कॉल पर भी अपैथेटिक कस्टमर ही मिलेगा। सेल्स की दुनिया का एक सर्वेक्षण बता रहा है कि अपैथेटिक कस्टमर होते हैं दुनिया में, लेकिन इनका परसेंटेज 5% ही होता है। तो सोचिए, अगर आपने 20 कॉल करी तो ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है उस दिन, ऐसी संभावना है। तो बचे हुए 19 लोगों के साथ हम बेरुखी से क्यों पेश आए? तो हमारा अप्रोच सेल्स में बिल्कुल बुलंद होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस हमारा होना चाहिए। और हमारे हर कस्टमर को हमको ऐसी वैल्यू देनी है कि इज द मोस्ट वैल्यूबल पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विथ ऑन दैट गिवन डे। तो जब अपैथेटिक कस्टमर की बात दिमाग से निकल जाती है कि यार ठीक है, 20 में तो एक ऐसा आएगा ही आएगा, तो आप अपने आप को डिस्करेज नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा तरह का जो कस्टमर होता है, वो भी 5% ही होता है दुनिया में, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बायर या कस्टमर। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग कस्टमर, एक्चुअलाइजिंग की स्पेलिंग है ACTUALIZING, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग कस्टमर। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग कस्टमर ऐसा होता है जिसको कुछ चाहिए होता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है कि उसको क्या चाहिए होता है, उसके लिए वो कोई सी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको वो चीज किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसे भी लोग दुनिया में सिर्फ 5% होते हैं जो आपसे मांगेंगे, और आपका बस इतना काम है कि बस वही चीज उनको फैसिलिटेट की जाए जो वो रिक्वायर, जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, जो आपसे वो एग्जैक्टली मांग रहे हैं। कुछ और आपको नहीं बताना, ये सर ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। उनको जो चाहिए स्ट्रेट अवे वो आपसे कह रहे हैं, और आपको स्ट्रेट अवे अगर आपके पास वो चीज है तो आपको उनको देना है, नहीं है तो साफ साफ उनको बताना है कि सर, द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, इट इज नॉट अवेलेबल विद अस राइट नाउ, बट सिंस you have made an inquiry, we will definitely look into it in days to come. If we have requirement, we will definitely try to fulfill it. ठीक है, ये आपका उनके साथ में कम्युनिकेशन रहेगा। ये भी जो है अपैथेटिक बायर की तरह ही होते हैं। 5% इनका पॉपुलेशन होता है दुनिया के अंदर में, जो आपके लिए बहुत अच्छे ग्राहक होते हैं, जो खुद बाई करते हैं। आपको कुछ भी
बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। इसलिए देखिए, सेल्स आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप बढ़ाएंगे, हो सकता है कि उस 20 में से एक आपको सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बायर भी मिल जाए। ठीक है, तो 20 में से एक सेल तो आपकी सुनिश्चित होनी ही होनी है, इसकी संभावना के साथ आप चलेंगे, है ना। तो ऐसे कस्टमर की जो बेस है वो 5-5% है, 10% ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे। अब कौन कौन से कस्टमर हमको फेस करने पड़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। जो तीसरा टाइप का कस्टमर हमको मिलेगा वो होगा एनालिटिकल बायर। एनालिटिकल की स्पेलिंग लिखिए, ANALYTICAL, ANALYTICAL। एनालिटिकल बायर जो है, इनकी संख्या दुनिया में 25% होती है। कौन लोग होते हैं ये? जो एक्यूरेसी फ्रीक एनालिटिक्स। होते हैं, जिनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी में आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसलिए आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अगर माइक्रोन्स में अगर डिटेल उनको चाहिए तो माइक्रोन्स में भी एक्यूरेसी आपके पास में जुबान के फॉर्म में आपको देनी होगी, टेक्स्ट के फॉर्म में आपको देनी होगी, एविडेंस के रूप में आपको देनी पड़ेगी। ये एक्यूरेसी फ्रीक होते हैं। इनको डेटा, इनको एनालिसिस, इनको टेस्टिमोनियल्स एकदम एग्जैक्ट वैसा चाहिए जैसा है। अगर आप, इफ यू बीट अराउंड द बुश विद देम, दे विल कैच यू एंड दे विल नॉट बी योर बायर। ठीक है, ये कौन कौन लोग हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं अकाउंटेंट्स किसी भी कंपनी के, ये लोग हो सकते हैं इंजीनियर्स, अटेंशन टू डिटेल जिनको बहुत पसंद होता है। ये लोग कौन हो सकते हैं? बैंकर्स हो सकते हैं, ये लोग फिनेंसर्स हो सकते हैं, लोन ऑफिसर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जिनको एग्जैक्ट नंबर्स, डिटेल्स, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस ऑफ व्हाट यू आर सेलिंग, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, ये लोग आपको किसी भी फील्ड में मिलेंगे, जिनको जिस भी फील्ड में डिटेल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है ना, डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं ये, और डिटेलिंग में ये लोग बहुत विश्वास करते हैं। अगर आपने इनको कम बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया, तो फिर दे विल नॉट बाय, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इनके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी वो बिल्कुल रश्ड नहीं होगी, रश्ड अप नहीं होगी, ये बहुत स्लो कम्युनिकेशन आपको इनके साथ कर, पॉइंट बाय पॉइंट, बिल्कुल समय लेते हुए, इनको एंटरटेन करते हुए, इनकी एक एक क्वेरी को पॉजेस के साथ सुनते हुए, पॉजेस के साथ आंसर देते हुए आपको इनको एड्रेस करना है। तो इनको अच्छा लगता है, और ये जो है समझते हैं कि ही इज एट द राइट प्लेस, डीलिंग विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, है ना। तो इनके बहुत साथ अच्छा। डील करने का सूत्र क्या है, गोल्डन फॉर्मूला? स्लो डाउन एंड बी एग्जैक्ट, स्लो डाउन एंड बी एग्जैक्ट। दूसरा पॉइंट जो इनके साथ डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है बी प्रिपेयर टू प्रूव ऑन पेपर एवरीथिंग यू से। पेपर पे प्रूफ करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहो, जो भी आप कह रहे हो उनको राइटिंग में वो चीज देखनी है तो आपको दिखानी पड़ेगी। बी प्रिपेयर टू प्रूव ऑन पेपर एवरीथिंग यू से। द मोर प्रिसाइज यू कैन बी विद द बेनिफिट्स, यू हैव टू टेल देम एग्जैक्टली दोज थिंग्स। ठीक है, बिफोर दे अक्वायर योर प्रोडक्ट और सर्विस, दे वांट द एग्जैक्ट डिटेल्स टू द टी। ठीक है, तभी वो बाइंग डिसीजन लेंगे। तो ये जो एनालिटिकल टाइप के बायर होते हैं, इनकी दुनिया में 25% पॉपुलेशन होती है। तो आपको ये लोग मिलेंगे अक्सर। ठीक है, ये लोग आपको अक्सर मिलेंगे। इनको डिटेल्स पसंद होता है, दे लव डिटेल्स। तो आपको ऐसे सेल्स पर्सनल अपने उनको देने चाहिए। देखिए, जैसे बायर होते हैं ना एनालिटिकल, उसी तरह से अपने पास में कुछ एनालिटिकल सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बायर्स के लिए ऐसे सेलर्स जो एनालिटिकल होते हैं, उनको अगर आप देते हो उस डील के लिए, उस पिचिंग के लिए, तो आपके क्लोजर की संभावना बढ़ जाएगी। जो आपके टीम के एक्सपर्ट लोग हैं डिटेलिंग में, जिनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इनसाइड आउट सब कुछ मालूम है, ऐसे लोग जो हैं एनालिटिकल कस्टमर को संतुष्ट करने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। जैसा बायर वैसा सेलर अगर हो जाए, तो फिर मिररिंग आसान हो जाती है, कंसर्न को एड्रेस करना आसान हो जाता है। हमारे पास में कुछ ऐसे भी सेलर होते हैं जो बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, वो डिटेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते। उनके सामने अगर एनालिटिकल बायर अगर आ गया,
तो उनका इंथुजियाज्म उनको संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है डिटेलिंग, और इनका इनका जो कोर एक्सपर्टीज है वो ग्राहक को मोटिवेट कर कर उनको एनर्जाइज कर कर सेल करना होता। तो ये जो है क्लैश ऑफ ओपिनियंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कैसे ग्राहक है उसके हिसाब से आपको अपना जो है सेलर भी जो है तैयार करना पड़ेगा। जैसे बायर वैसे सेलर भी आप तैयार कीजिए। ठीक है। अब ये लोग आपसे क्या क्या पूछते हैं, देखिए एनालिटिकल बायर आपसे क्या क्या पूछते हैं। वो पूछते हैं व्हाट योर प्रोडक्ट इज, व्हाट इट डज। ये पूछते हैं आपसे व्हाट योर प्रोडक्ट इज एंड व्हाट इट डज। अभी शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए, राइट अमर जी? हाँ, ये दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अमर जी आर यू देयर? आई कैनॉट सी यू। ओके, once you can hear me you can definitely give me a thumbs up so that I can go ahead. Hello Amar Yes, ji, I was got disconnected. you got Yes, disconnected yes, I what? got. I ठीक है, yeah, ये yeah, yeah. आपने लिख लिया था कि उनको क्या क्या जानना पसंद है। ओके, उनको सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट योर प्रोडक्ट इज। ठीक है। दूसरा, व्हाट इट डज, व्हाट इट डज, आपका प्रोडक्ट करता क्या है। ठीक है। फिर वो जानना चाहते हैं व्हाट रिजल्ट्स ही विल गेट, व्हाट रिजल्ट्स ही विल गेट। तो एनालिटिकल जो कस्टमर होता है उसको क्या क्या जानना होता है, ये सब मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं। इस तरह से आप अपने जो सेल्स पर्सनल है उनको ट्रेन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह के कस्टमर को डील करोगे तो आपको इन तरह के क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। पहला क्या है, व्हाट योर प्रोडक्ट इज, इनसाइड आउट मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या। व्हाट इट डज, ये करता क्या है, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। और व्हाट रिजल्ट्स ही विल गेट, what results your customer will get, ये जो है इट कॉस्ट। वो एनालिटिकल बंदा जो है ना ये जानना चाहेगा ये सब जो आप फीचर्स बता रहे हैं इसके लिए आप क्या कॉस्ट जो है उनसे चार्ज करने वाले हैं। ठीक है। आप उसको कुछ भी कह दो, एनर्जी एक्सचेंज ये प्रीमियम है और इसकी वजह से ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज ए कॉस्ट फॉर हिम बिकॉज he is an analytic return and there is a cost behind everything that he wants to acquire। तो उसको ये क्लैरिटी होती है तो वो आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोलेगा, ही विल नॉट बीट अराउंड द बुश, कि ठीक है ये फीचर्स आपने बताए हैं लेकिन इसका कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट को कैसे निगोशिएट करना है, कल के सेशन में मैंने इसको स्पष्ट बताया था कि एंकरिंग कैसे करनी रहती है, तो किस तरह से प्राइसिंग करनी रहती है अपनी प्रोडक्ट की, जिससे कि सामने वाले को आप जब डील कर रहे हो तो अल्टीमेटली ही फील्स लाइक ए विनर, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आल्सो फील दैट यू हैव क्लोज द डील विथ अ डिसेंट मार्जिन, यू हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर मार्जिन, राइट। फिर है, हाँ, एक क्वेश्चन जो उसके मन में रहता है, हाउ श्योर ही कैन बी दैट, how sure he can be that your product or service will deliver on your promises, how sure he can be that your product or service will deliver on your promises, and how long it will take, and how long will it take। फिर से रिपीट कर रहा हूं, how sure he can be that your product or service will deliver on your promises, and how long it will take, and how long it will take। जब इस तरह की चीजों की तैयारी आपके सेल्स पर्सनल के पास में होगी, जब वो एनालिटिकल कस्टमर से बायर से बातचीत कर रहा होगा,
तो ये मान के चलिए कि उसके पास में ये कॉन्फिडेंस होगा कि आई सिंस आई हैव डन माय होमवर्क, नाउ आई हैव गॉट द माइंडसेट दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लोज एनी डील, I can be quite confident. I have earned the right to be quite confident. And anyone on the other side of the table, I will give a very good impression about my product and my company. He will be damn sure about it. So once that conviction happens in his mind that he is thoroughly prepared to deal with analytical customer, he will always find a way to present his stuff creatively. और जब भी आपको किसी को असेस करना हो सेल्स पर्सन को कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं, तो आप सेल्स के कॉल में मॉनिटर करने के दरमियान आप ये देखेंगे कि वो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं, सटल तरीके से कुछ कुछ ऐसी बातें वो शेयर कर रहा है क्या कस्टमर से जो उसको हुक दे रही है, उसको इंटरेस्टेड रख रही है, ये सेल्स का कॉन्वर्सेशन बोरिंग नहीं हो रहा है, मोनोटोनस नहीं हो रहा है, वो अपने आप जो है ये सब चीज जो है कर पाएगा। तो आपको अपने ट्रेनिंग को इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने सेलर्स के लिए, अपने सेल्स की टीम के लिए जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं वैसे ही टाइप्स ऑफ अगर सेलर भी आप तैयार कर पाएंगे तो इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, राइट, क्योंकि अलाइनमेंट होने की संभावना बन जाएगी। मान लीजिए आपको किसी ऐसे रियल्टर बायर से बातचीत करनी है जो रियल में यकीन करता है या फिर उसको इमोशन बहुत पसंद है, इंथुजियाज्म बहुत पसंद है, और उसको डील करने के लिए आपने एनालिटिकल टाइप का सेलर दे दिया कि बॉस तुम जाओ उनको क्लोज करो। अब एनालिटिकल व्यक्ति जो है ना इतना ज्यादा सोचे मुझे क्या पूछना है क्या पूछना है, एनालिसिस करता रहेगा, एनालिसिस पैरालिसिस में बन जाएगा और उसको वो हुक नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो इस बात से बाई करते हैं कि उनको जानने वाले को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या इंडस्ट्री में उसके जैसे लोग ये चीज बाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या इस चीज को बाय करने पे उसका क्रिटिसिज्म तो नहीं होगा। ये जो बायर टाइप होता है इसको रियल्टर बायर कहते हैं, REALTER, रियल्टर बायर। इनका भी परसेंटेज जो है मार्केट में 25% होता है। ठीक है, कैन यू हियर मी अमर जी? Yes, sir. Yes. Realtor. Realtor spelling is सुन पा रहे हैं? RELTER. Yes. Spelling हाँ, बताएंगे सर realtor. अभी हम इस पे आएंगे डिटेल में, अभी तो अभी एनालिसिस वाला अभी खत्म नहीं हुआ है ना, जो एनालिटिकल बायर वो खत्म नहीं हुआ है, उस पर हम आएंगे अभी, है ना। ठीक है, अब लिखिए, एनालिटिकल बायर्स डू नॉट मेक डिसीजंस इन ए हरी। एनालिटिकल बायर्स डू नॉट मेक डिसीजंस इन ए हरी। ये कभी भी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इसके लिए आपके सेल्स पर्सनल को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ही विल टेक हिज टाइम, लेकिन उसको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो लॉजिकली अपने आप को कन्विंस्ड नहीं कर देगा, अपने कंपनी को कन्विंस नहीं कर देगा कि इट इज गोइंग टू बी ग्रेट डिसीजन फॉर इस कंपनी, तब तक वो बाई आपसे नहीं करेगा। ठीक है, तो सबका जो है ना टाइम स्पैन अलग अलग होगा, तो इसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब दे आर स्लो टू मेक देयर माइंड्स, ये भी पॉइंट लिखिए, दे आर स्लो टू मेक देयर माइंड्स। किस ग्राहक को आपकी सॉफ्ट कॉपीज देनी है नहीं देनी है, अगर किसी को देनी है तो वो एनालिटिकल टाइप का बायर होगा, है ना, वो आपके चीजों को पढ़ना पसंद करेगा, एक एक निटीज ग्रिटीज को जानना पसंद करेगा माइन्यूटली, है ना। तो फिर लिखिए, दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन विथ योर मटेरियल टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड एनालाइज इट। दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन, अकेले में उस चीज को देखना चाहेंगे, दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन विथ योर मटेरियल टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड एनालाइज इट। ठीक है, they will often come back to you with a series of questions. They will often come back to you with a series of questions and clarifications. There is no point in trying to rush these people. इसलिए इन लोगों को रश करना बिल्कुल भी सेंस की बात नहीं है, है ना।
These people are far more concerned about making the correct decision than they are about saving money or speeding up the transaction. ये लोग करेक्ट डिसीजन लेने के लिए ज्यादा कंसर्न रहते हैं इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी और स्पीडिंग अप द ट्रांजेक्शन. तो इनका कंसर्न समझते हुए आपका सेल्स पर्सन अगर पिच करता है कि अनलेस अंटिल दे आर थरोली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी विद द प्रॉमिस दैट वी आर मेकिंग, दे विल नॉट गो अहेड एंड क्लोज द डील, हेल्प अस क्लोज द डील. तो उनका कंसर्न है करेक्ट डिसीजन लेना. उनका कंसर्न ये नहीं है कि स्पीड अप जो है ट्रांजेक्शन होना चाहिए या फिर कंपनी के लिए पैसा जो है सेव करना उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. तो ये लोग आपके इंपॉर्टेंट ग्राहक होते हैं, इनको आपको ध्यान देना है, इनको पिस्ड ऑफ नहीं करना है. ठीक है. अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, अभी के अभी आपको जो है जो दिमाग में है 5 मिनट में आपको उसको करना है. ठीक है. वो टास्क है एनालिटिकल. जो ग्राहक होता है ना, अगर आपसे कुछ परचेस कर लेता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उसने थरोली इन्वेस्टिगेट किया है आपके प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ में और वीकनेसेस में. थरोली उसने स्टडी किया कि कैसे आपका प्रोडक्ट उनके लिए डिफरेंशिएटर हो सकता है, उनके लिए कैसे आरओआई अर्न कर सकता है. तो जब उनके साथ क्लोजर हो जाए तो आपको उनसे टेस्टिमोनियल्स जरूर लेने. उनसे टेस्टिमोनियल लेकर आप अपने लिए इतना सफर आसान करने वाले हैं अपने दूसरे सेल्स पर्सन के लिए कि उनको तो बस मजा आ जाएगा. है ना. क्या क्या क्वेश्चन आपको उनसे पूछने हैं अगर वो क्लोज होते हैं. उनसे ये पूछना है, वाई डिड यू डिसाइड टू बाई फ्रॉम अस, वाई डिड यू डिसाइड टू बाई फ्रॉम अस rather than from someone else, why did you decide to buy from us rather than someone else. दूसरा, what specific value or benefit, what specific value or benefit do you feel that you get from our product, what specific value or benefit do you feel that you get from our product. तीसरा, how could we improve it in the future for you, how could we could improve in the future for you. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन पूछना है उनसे, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर डू यू फील could most benefit from our product, what kind of customer, what kind of customer do you feel could most benefit from our product, could most benefit from our product. Next is there anything special, is there anything special that our product or service does, is there anything special that our product or service does that you did not expect when you bought it, that you did not expect when you bought it. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन जरूर पूछना है, why did you agree, why did you agree to pay us the premium,
Why didn't you settle for anything cheaper than this? Why did you agree to pay us the premium? And why didn't you settle for anything cheaper than this? आप सोचिए, जो आप अपने ग्राहक को अपनी जुबान से कहने वाले हैं अगले ग्राहक को, अगर वो चीज आपका एक एनालिटिकल बायर खुद अपनी जुबान से, खुद अपनी राइटिंग से, खुद अपने वीडियो से आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस के बारे में कह देता है, तो क्या कितना बड़ा मैजिक हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नंबर जी? जब भी आपके पास में ऐसा Correct. अवसर मिले कि आपको कोई एनालिटिकल कस्टमर मिलता है और आप उसको बहुत स्लोली, बहुत ही प्रोसेस प्रोसेस के थ्रू एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेरी को उसको सॉल्व करते हुए, रिजॉल्व करते हुए, करेक्ट डिसीजन मेकिंग में मदद करते हो और वो आपसे बाई कर लेता है, उसके बाद उसका एक शानदार सा टेस्टिमोनियल कितना ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने आपको एक चीज बताई कि मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस से आपको शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने लाइफ में महसूस किए हैं। मैं उससे रिलेट करता हूं, इसी वजह से इस कन्विक्शन के साथ आपके साथ वो बात मैं कह पा रहा हूं। मेरी जब सेल्स नहीं हो रही थी, मेरे जब कन्वर्जन अच्छे नहीं हो रहे थे, मेरा जो सेल्स का टारगेट वो मीट नहीं हो रहा था, मैं प्रयास तो खूब कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो प्रयास रंग दिखाने लगा, तो मैंने क्या क्या मालूम है? मैंने अपने कस्टमर से बार बार रिक्वेस्ट किया कि अपना वीडियो टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए, अपना रिटर्न टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। और जानते हैं क्या हुआ? उसके बावजूद भी कई सारे ग्राहकों ने ना वीडियो टेस्टिमोनियल दिया, ना रिटर्न टेस्टिमोनियल दिया। मैं जानता हूं कि उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद आया, उनको फायदा हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, दूसरे से बेहतर है, बावजूद इसके वो नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या मालूम है? कि आप जैसा सोचते हो कि आपका ग्राहक आपके बारे में कह देगा, ये भी उसके इंटरेस्ट की बात नहीं होती। तो आपको क्या करना उस समय? जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि जो क्वेश्चन आपने उनसे पूछे हैं उसका आंसर भी आपको खुद बनाना है और उनको देना है, बस साइन करने के लिए या देख के पढ़ने के लिए। और जिस दिन से मैंने ऐसा करना शुरू किया बॉस, आप यकीन कीजिए, जब मेरी बात किसी को मैं कहूं और वो बात मैं अपने उस संतुष्ट ग्राहक के मुंह से कहलवाता हूं, तो दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर। अब वो ग्राहक भी इतना अच्छी बात बोल के खुश हो रहा है कि वाह, मैंने तो इतना बढ़िया एनालिसिस करके वीडियो बना दिया, मैंने तो इतना बढ़िया एनालिसिस करके एक रिटर्न इनको टेस्टिमोनियल दे दिया अपने लेटर पैड पे। मैं खुद से ऐसा भी सोचता तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं कहना ऐसा ही चाहता था। समझ रहे हो? तो आप अपने ग्राहक की एकदम बढ़िया मदद करोगे, उसको स्टार बनाओगे, क्योंकि जब वो वीडियो टेस्टिमोनियल या फिर रिटर्न टेस्टिमोनियल आपका नेक्स्ट ग्राहक पढ़ता है, बोलता है अरे उसका कॉम्पिटिटर ने इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो उसको लगता अब मुझे भी जो है कुछ ना कुछ इसमें जो है मेरिट देखनी पड़ेगी, या मुझे भी ऐसा ऐसा इनके साथ में अनुबंध करना, क्योंकि उसके लिए अब आसान हो जाएगा ना। कि वो अपने कॉम्पिटिटर का जानता है कि वो तो मतलब प्रैक्टिकल अच्छा है, लेकिन ये सब बोलने बोलने थोड़ी आता है उसको। लेकिन वो बंदे को इतना फायदा हुआ कि उसने आगे बढ़ के ये टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दिया। इसका मतलब कंटेंट में कुछ तो बात है, कुछ तो है बात प्रोडक्ट में और सर्विस में। फिर उसका इंक्लिनेशन आपके लिए जो है बढ़ जाता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, व्हाट यू से फ्रॉम योर माउथ इज इंपॉर्टेंट, but what your customer says from their mouth, what their testimonial says, that speaks louder than your words. तो मेक श्योर कि आपने लाइफ में 5 कन्वर्जन किए हो, चाहे 10 किए हो, चाहे 100 किए हो, चाहे 150 किए हो, एक बार पूरे एफर्ट लगा के 1.5 महीने उस टेस्टिमोनियल को क्रिएट करने में लगा डालो। और नेक्स्ट टाइम कितना भी डिफिकल्ट कस्टमर आपके सामने बैठा, कितना भी एनालिटिकल कस्टमर आपके सामने में बैठे, उसके साथ में बैठो बगल में, सामने सामने भी नहीं, साथ में बैठो बगल में। ठीक है? उसको अपने लेफ्ट साइड में बैठाना, आप राइट साइड में बैठना। ठीक है? और अपने सामने में वो किताब रखो जहां टेस्टिमोनियल्स की पूरी फहरिस्त है, पूरा रजिस्टर है।
बारी बारी से उसी के कॉम्पिटिटर के जो टेस्टिमोनियल्स उसको दिखाओ, सर ये आपके कॉम्पिटिटर हैं, इनका ऐसा कहना है, और ये ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं सर, इनका इतना ज्यादा आरओआई जो है दे पा रहे हैं, इतना बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, पिछले साल का टर्नओवर इनका बहुत इंप्रूव हुआ है जब से इन्होंने जुड़ाव किया है। इनका ये कहना है कि बस आपके साथ अगर ये चीज मुझे मिलती रही प्रॉपर सर्विस, तो हम लोग इतना ग्रो कर पाएंगे। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया था, और इनको लग रहा था कि कोई रिलायबल इनको जो है सप्लायर मिल जाए, और उसकी वजह से जो इनको इम्प्रूवमेंट दिखी उसका इनका ये वर्णन है। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज उसके माइंड में हो सकते हैं कि इनके साथ में कौन कौन जुड़ना चाहता है, अगर हर तरह के ग्राहक से आप ग्राहक का काम आसान करते हो, टेस्टिमोनियल खुद तैयार कर दो, उनके पास साइन ले लो, उनका स्टाम्प ले लो, आप सोच नहीं सकते हो आप अपने आप को कितना बड़ा फेवर करने वाले। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर मेरा बायर कौन कौन हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे दलील जो है दी जा सकती है, ये हो सकता है वो नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को तो आपको पहले कम से कम एंटरटेन करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो आपका बायर हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक चीज जो हर बायर के अंदर में होती है, अगर वो बायर सच में होने वाला है आपका, तो क्या है, ही हैज टू बी द मैन। अब आप बोलोगे सर ये तो किस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी बात कर रहे हो आप, औरत नहीं हो सकती क्या, मैन ही होगा क्या? तो मैन का मतलब यहाँ पे मैन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा क्या है, ही हैज टू बी द मैन। मैन स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर द पर्सन हु हैज द मनी, द पर्सन हु हैज द मनी। In man, A stands for the person who can make the call, who has the authority to take this decision. A stands for authority, the person who has the authority or the power to take the decision. Or N stands for need, the person who really needs your services or product. जिसके पास में पैसा है आपकी चीज को अक्वायर करने के लिए, पैसा एक मुफ्त उपलब्ध है या फिर वो अवेल कर सकता है किसी ना किसी माध्यम से, जिसके पास में अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, और जिसको वास्तविकता में आपके प्रोडक्ट की सर्विस की नीड है, तो ये व्यक्ति आपका कस्टमर हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास पैसा है या पैसे होने की संभावना या पैसा होने का तरीका वो ढूंढ निकालेगा, जिसके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है बाइंग में, और जिसकी वास्तविक नीड है। आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि वर्तमान में जो हमारा ऑडियंस हमको दिख रहा है ना कि ये हमारा बायर हो सकता है, ये बायर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट में स्टैग्नेशन ना आ जाए, आपके सेल्स में स्टैग्नेशन ना आ जाए, आपके ग्रोथ में स्टैग्नेशन ना आ जाए, तो यू हैव टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका फ्यूचर में बायर कौन हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ना आपसे ले रहा है ना किसी और से ले रहा है, लेकिन अगर उसको जरूरत समझाई जाए तो वो आपसे लेने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले व्यक्ति हो जो उसको अप्रोच कर रहा है और उसको समझा रहा है कि आपकी जरूरत यहां कैसे। आप ये सोचिए, किसी भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जो वोट नहीं कर पा रहा, अगर उसको एकाएक फ्रीडम मिल जाए कि आप वोट कर सकते हो आज से, और चुनाव उस समय है, तो पूरे के पूरे समीकरण को जो है वो वोटिंग सेगमेंट जो है बदल के रख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर जो आज आपके बायर नहीं हैं, जो आज आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही ये क्षण आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, वो आपके बायर हो सकते हैं अगर आप पहले व्यक्ति हो जाए उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनको आपकी प्रोडक्ट दूसरों से पहले आप दिखा पाने में सफल हो पाए, आप बता पाए कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर कैसे है, तो दे कुड बी योर बायर। तो अपने कान को खुला रखिए, दो कान दिए गए हैं, इसमें कोई कैप भी नहीं है, देखिए कोई कैप है क्या, नहीं है। लेकिन ये जो जुबान है इस पे दो दो कैप दे रखे हैं, ये कम खोलना है, ये ज्यादा खोलना है, ये तो खुला ही हुआ है। तो जहां से भी मौका मिलता है न्यूज को पकड़ने का, तुरंत कान खड़े होने चाहिए आपके, और आपको
स्टडी करके उनकी एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट हो पाएगी, आपका प्रोडक्ट उनकी कैसे हेल्प कर पाएगा, ये सब समझते हुए आपको उनको भी फील्डिंग करनी है। आज जो मैं बता रहा हूं अमरदीप, ये दिमाग में ही नहीं आता, आदमी लोग लगता है कि यार ये तो 5 साल बाद की बात या 2 साल बाद। अरे बॉस, आपकी जो सेल्स की प्रोसेस है तब तक चलेगी जब तक ये अस्तित्व है, दुनिया है। और आप बस अगर 1 साल के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर नहीं सोच रहे हो, तो फिर आप कंपीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रेंड मार्केट में क्या होने वाला है, अगर आप दूसरों से पहले रीड नहीं कर पाओगे, तो फिर आप सही समय पे सही प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर पाओगे। आप एक चीज देखो, आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक बैंक है HDFC, ठीक है, उसी के जैसा एक राइमिंग फॉर्मूला जो है आपको मैं देने वाला हूं, उसका नाम है SDSC। SDSC, ठीक है। अब इसको लिखिए, देखिए इसमें खेल कैसे होगा। S stands for specialization। S stands for specialization। D stands for differentiation। फिर द थर्ड, सेकेंड S stands for segmentation। ठीक है। और फोर्थ, मतलब कि C stands for categorization। ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे क्या है, क्या चीजें हैं, इसको समझ लीजिए तो काम ही आसान हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जो किसी को स्पेसिफिक बेनिफिट या प्रॉफिट पहुंचा सकती है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कुछ महसूस होता है? क्या आपकी कंपनी का इसमें किसी एक ऐसी चीज में स्पेशलाइजेशन है जो दूसरे व्यक्ति को आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं? क्या स्पेसिफिक बेनिफिट है, ये आपको मालूम होना चाहिए आपका दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर में। ये आपको अगर क्लैरिटी है तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से बात कर पाओगे। अदरवाइज दुनिया में हर कोई अगर एक ही जैसा है तो फिर डिफरेंशिएटर क्या है? तो देखिए, अब डिफरेंशिएटर आ गया। डिफरेंशिएटर क्या है? कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आप स्पेसिफिक बेनिफिट जो है दूसरे पीयर्स के, दूसरे कंपटीटर्स के ऊपर में आप दे सकते हो? ये तो ठीक है, स्पेशलाइजेशन, इस चीज में आप स्पेशलाइज करते हो, इस चीज की वजह से कंपनी को ऐसे बेनिफिट हो सकता है अगर वो अडॉप्ट करती है। ऐसी कौन सी चीज है आपके पास में जो मार्केट में डिफरेंशिएटर है? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। ऐसी कौन सी चीज है? ये चीज आपके प्रोडक्ट की खासियत भी हो सकती है, और यही चीज आप खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई सेल्स पर्सन दुनिया में है ही नहीं। जो ट्रेड, जो क्वालिटी, जो कन्विक्शन आपके अंदर में है, वही आपके प्रोडक्ट को एक डिफरेंशिएशन दे सकता है। सेम चीज सेम तरीके से सबको ही पिच कर रहा है, लेकिन अमर की टीम अगर कुछ कह रही है और उसमें वजन महसूस हो रहा है ग्राहक को, तो वही उस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएटर हो सकता है। सारे के सारे सेल्स पर्सन जो है लेमैन एटीट्यूड में जाकर पिचिंग कर रहे हैं, लेकिन अमर की टीम के लोग बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रोफेशनल फॉर्मल वेयर्स में जाते हैं, बहुत डिसेंसी के साथ अपने ग्राहक को रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली एड्रेस करते हैं, और एक भी उनका डिमिनर अनप्रोफेशनल नहीं होता है, उनके अंदर पेशेंस होता है। ये यूएसपी हो सकती है, ये डिफरेंशिएटर हो सकता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आप समझ गए, डिफरेंशिएशन समझ गए, ठीक है। तीसरा एस क्या था? Segmentation। सेगमेंटेशन। Segmentation। आपका सेगमेंट कौन सा होने वाला है, इसको ऐसे समझिए। एप्पल ने जब एप्पल लॉन्च किया था कंप्यूटर, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि ये सबके हाथों में ये गैजेट आना चाहिए। वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों के हाथ में, टॉप लेवल के लोग जिनके पास अच्छा पैसा था, उनके हाथों में एक गैजेट देना चाहता था जो कि सोफिस्टिकेशन का एक प्रतीक बन जाए। काम तो करे लेकिन सोफिस्टिकेशन का एक प्रतीक बन जाए। तो आपको मालूम है दुनिया में जो वेल्थ है 3 से 5% लोगों के हाथ में, तो सबके पास में एप्पल तो पहुंच गया।
ये उनकी स्पेशलाइजेशन की कि वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों को, वर्ल्ड के टॉप क्वालिटी के लोगों को, वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स को उनका प्रोडक्ट कैटर करेगा, उनको अच्छा लगेगा, वो प्रोडक्ट अपने पास में रखेगा। लेकिन आप ये सोचिए, यहां पर उनका दूसरा जो कॉम्पिटिटर वो क्या सोचता है कि एप्पल को हराए कैसे, इनके पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इनको कैसे बीट करे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, बोला कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो बचे हुए 97% लोग को कैटर करेगा। दुनिया के एक एक घर में हम ये कंप्यूटर पहुंचाएंगे सस्ते में बना के। तो हमारा जो मार्जिन है इंडिविजुअल सेलिंग से नहीं आएगा, हमारा बल्क सेलिंग से आएगा। देखिए सेगमेंटेशन का गेम समझिए, आप किसको केटर कर रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। बल्क में सेल करके आप बनाएंगे प्रॉफिट, या इंडिविजुअल सेलिंग करके आप प्रॉफिट बनाएंगे। सेल्स की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जो अभी आ रहा है चौथे नंबर पे, आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप कैटेगराइज कर लेते हो, फोकस कर लेते हो कि जो भी कस्टमर आप सोच रहे हो, कस्टमर आइडियल कस्टमर एवेटार आपके लिए है, उसमें से कौन से टॉप टॉप 20% ग्राहकों पे आप फोकस करोगे ज्यादा। 80-20 करके एक बुक है, उसको पढ़िएगा। उसमें ये लिखा हुआ है 80% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम टॉप 20 पीपल इन दैट फील्ड। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्पेशल केटरिंग करनी पड़ेगी। एक डायमंड के शोरूम की एक बहुत बढ़िया सेल्स वुमेन रही यूएस में, जिसने देखा कि उसको एक टारगेट एलोकेट किया गया है कि साल भर में उसको इतना अचीव करना है, इतना सेल्स उसको पढ़ना करना पड़ेगा, ये नंबर्स उसको सामने में क्लियर। तो उसने लिस्ट निकाली, उसके पास में कितने ग्राहकों का बेस है, और उसने उनमें से 20% टॉप ग्राहकों पर, उसमें से भी जो है 20%, उसमें से भी 20% ग्राहकों पर फोकस करना शुरू किया। और आपको मैं बताऊं, 63% जो सेल्स का टारगेट था, सिर्फ टॉप 20% में भी, टॉप 20% में भी, टॉप 20% ग्राहकों से उसको मिल गया। जब इतना बड़ा नंबर आपको एक दो तीन डीलिंग से मिल जाता है, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, तो फिर रेस्ट ऑफ द ईयर आप बहुत अच्छे से इजीली रिलैक्स वे में नेविगेट कर सकते हैं। तो बड़ी मछली, बड़ी वेल अगर पकड़ने का मौका मिल रहा है, तो छोटे छोटे जो मछली हैं बल्क में आपको जो पकड़ने पड़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन के लिए, उस पर फोकस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको शुरुआत में ही जो टारगेट आप चेस कर रहे हैं उतना आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आपकी पूरी ऊर्जा वहां पे लगनी चाहिए। इसलिए HDSC का जो ये फॉर्मूला है, इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अंडर एस्टिमेट किसी व्यक्ति को करना नहीं है। हो सकता है कि जो आज बायर नहीं है वो कल आपका बायर बन जाए, आपकी अच्छी आदतों से, आपकी अच्छी बातचीत से वो कल कन्वर्ट हो जाए, चार लोगों को बताए कि अगर इसके पास पैसा आपको उनसे मिलना चाहिए, मिल के आया, बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर टू वर्क विद, ठीक है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर साल आपका सेल्स का टारगेट है, हर महीना सेल्स का टारगेट है, आपको उसको अकम्प्लिश करना है, तो बड़ी मछली पे फोकस करना पड़ेगा। आप बड़ी मछली को ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि उसके वजह से ही आपके यहां कैश फ्लो आएगा जल्दी से जल्दी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, देश की दो तीन बड़ी मछलियों को अपने साथ कर लिया, उनका भी बेनिफिट, इनका भी बेनिफिट, चंदे के लिए सब पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है क्रिस्टल क्लियर तरीका है, ये तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको इनको बेनिफिट मिलने वाला हमसे। तो हर फील्ड में बड़ी मछली को केटर करने का मन जो है रहता है, और क्योंकि उनको मालूम है प्रॉफिटेबिलिटी वहां से अच्छी आ जाती है। हमारे बैंकों में भी हम बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस को जो है लोन देते हैं आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्यों देते हैं? कारण यही है ना कि हमको जो बिजनेस अपने प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जैक्टली तुरंत मीट करने के लिए चाहिए, हमको वहां से मिल जाए। तो ये HDSC का फॉर्मूला जो है आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब बताइए अमर जी, हाउ हैज बीन द सेशन सो फार एंड व्हाट आर योर की टेकअवेज। सर दिस इज रियली वेरी यूजफुल, और इसके बारे में सोचा ही नहीं था। इतने टाइप्स ऑफ कस्टमर रहते हैं, एस्थेटिक कस्टमर जो यानी उनको लेना नहीं है,
और वो सिर्फ अपने को डीमोरलाइज करने वाले हैं। दूसरा सेल्फ एक्विजिशन, जो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई ये मुझे चाहिए, उनको वही देना है। और तीसरा हम्म, एनालिटिकल, जिसको नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट, 25% जो है उनको हम्म, नर्चर करना। और मुझे सर अभी ये ड्यूरिंग सेशन है ना, मैं आई एम एबल टू कनेक्टिंग द डॉट। यार ये कस्टमर मेरे कैसे हुआ था, ये मेरा कस्टमर कैसे हुआ था। तो मैं, और मेरा जो है ना सर, मेरा पर्सनल जो, आई एम वेरी एनालिटिकल, तो मैं बहुत डीपली घुस जाता हूँ। अगर मुझे कोई भी कुछ भी पूछेगा ना, मैं पूरा उनको संतुष्ट करके ही मैं करता हूँ। और अभी जो पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया, वो जो है वो ऑलवेज निगेटिव कर रहा था, वो एकदम मैंने थोड़ा रफ टाइप है वो, उसको कुछ ज्यादा डिटेल में जाता नहीं है, उसको सिर्फ हाँ सर करो ना, ले ना सर, ले लो ना, अच्छा है, तो इस टाइप। तो मे बी दैट पर्सन इज नॉट फिट, और अदर आई हैव टू ट्रेन देम। सो दिस इज माय रियली वेरी यूजफुल टेक अवे। एक सेकंड में एक चीज अभी कंप्लीट करना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको सारे तरह के बायर्स नहीं बताए, दो बचे हुए हैं। कितने बताए मैंने आपको, कौन कौन से बताए हैं? आपने सर तीन बताए अभी तक, एपेथेटिक, सेल्फ एक्वाइजिंग, और एनालिटिकल ठीक है, बायर। तीन बताया ना। चौथा यस। जो है, चौथा पांचवा और छठा हम लोग शायद कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ओके। आज मैंने आपको बताया था सीमाएं जो है यस आज यस, यू मेरे वांट टू पास गो। है समय की। यस। है ना, तो चौथे टाइप का जो कस्टमर है उसको कहते हैं रिलेटर बायर, RELATER। ये भी जो है दुनिया में 25% होते हैं। ठीक है, रिलेटर बायर ये जो है देखते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर ये ले रहे हैं कि नहीं, है ना, या अगर ये प्रोडक्ट ये ले लेंगे तो इनको क्रिटिसाइज तो नहीं किया जाएगा, क्या इनकी तारीफ होगी क्या, क्या इसको लेने से इनका स्टेटस बढ़ेगा क्या। ये लोग जो हैं रिलेटर बायर कहलाते हैं। इनका भी परसेंटेज दुनिया में 25% है। पांचवें तरह का जो ग्राहक होता है उसको कहते हैं टास्क ओरिएंटेड बायर, जिसकी अभी बात कर रहे थे ना, ज्यादा डिटेलिंग उनको ज्यादा बातचीत नहीं चाहिए, सीधे बार बता कितने टके में देगा यार, है ना, सीधे इस पे आते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन ही नहीं करने देते, है ना। उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जो छठा टाइप का है उसको कहते हैं सोशलाइजर बायर। इसको इधर उधर की बातें करना, अपने बारे में बताना, अपने कंपनी के अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताना, आपके बारे में जानना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये दुनिया में 15% या 10% होते, कितने, 50-50 उधर हो गए, है ना, 50-50 और 75 हो गए, 75 और 50, 15% ये रहते। ठीक है, जो खूब इधर उधर की बातें करेंगे, हम उनको बात करना बहुत पसंद है, और आप बात में इंटरप्शन करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो पिस्ड ऑफ हो जाता है। तो ये जो तीन तरह के जो ग्राहक बचे हुए हैं, रिलेटर, टास्क ओरिएंटेड, या फिर ड्राइवर बायर, या फिर सोशलाइजर बायर, इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कल का सेशन जो है, मैं संडे है तो मैं टाइमिंग पहले भी कर सकता हूँ ना, है ना, करेंगे। और तीस यस तारीख सर। का मैं सोच रहा हूँ कि जो है मॉर्निंग में सेशन किया जाए, क्योंकि वो सेशन जो है मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और उसको मॉर्निंग में करने से ही रियल बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको सुबह में 6 से 7, या 6:30 से 7:30 या 8 के बीच में करा जाए। बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में मेरे पास सब कुछ है, कहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमी में हूँ, कहाँ कोई चैलेंजेस, सब कुछ हो जाएगा। आप करके देखना उस चीज को, इतना पावरफुल है वो चीज। तो ठीक है, आज थोड़ा सा समय की प्रतिबद्धता है मेरे को परिवार के साथ में, तो सेशन को आज यहीं समाप्त करने की परमिशन चाहता हूँ। और HP सिंह जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्विकली कहें। विवेक सिंह जी भी आज सेशन में आए हैं बहुत दिनों के बाद। इफ यू विश टू शेयर समथिंग, यू आर वेलकम, क्विकली। जी, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है सर, बताएं। मेरी वीडियो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं सर, क्योंकि वीडियो का है कि थोड़ा सा यहाँ नेट स्लो है, नीचे कोई बात में नहीं। हूँ। और जब ऊपर में भी रहता हूँ तो थोड़ा सा बीच में रहता हूँ तो अच्छा रहता है। लेकिन आज मैं हम्म। नीचे था तो सोचा कि आपसे आज का मैं सेशन जल्दबाजी में आया और तुरंत आपको सुनने लगा। देयर इज ए आज मोस्ट पावरफुल 8:15 में सेशन शुरू हो गया था, इस वजह से आपका बहुत कुछ छूट गया होगा, आपने नहीं मैसेज नहीं, नहीं छूटा देखा। नहीं, आपकी सारी चीज को मैंने सुना, अच्छा। है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सुना और अच्छा लगा। और यह सेशन सर, सबसे बड़ा चीज आज आपको उसमें जो रियल्टर बायर को जो आप बात किए ना सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर। अगर आप कल क्लास लें तो रियल्टर जो जो होते हैं, REALTOR, रियल्टर बायर जो होते हैं वो खासकर रियल एस्टेट में अधिक पाए जाते हैं सर, जिसको कि रियल एस्टेट की सारी जानकारी उसके पास होती है सर। हमारे आचार्य जी भी सिखाते हैं कि रियल्टर जो होते हैं उसको खोजना, वह एक तरह का एजेंट है सर।
उस एरिया के बारे में डिटेल जानकारी होती है कि किसका जमीन कहाँ है, किस रेट में चल रहा है, कितना में माल बेच रहा है, कितना में वो दे रहा है, कितना में हम देंगे, किसी का शादी विवाह है। माने वो सोशियोलॉजिकल जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान का, और उसकी उम्र जो होती है सर वो 45 से ऊपर होती है सर। वैसे बायर जो रियल्टर जो बायर होते हैं वो 45 के ऊपर ही प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जितने भी प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, रियल्टी ब्रोकर भी होते हैं सर, रियल्टी एजेंट भी होते हैं, रियल्टी इन्वेस्टर भी होते हैं, कई तरह के रियल्टी। तो वो लोग का काम इतने अनुभवी हो जाते हैं वो 45 वर्ष की उम्र में, कि वो 50 वर्ष 65 वर्ष में मोर मनी बनाना शुरू करते हैं। वो 60 से शुरू ही करते हैं मोर मनी बनाना, और 70 75 तक अरबों की संपत्ति अर्न कर लेते हैं सर। तो आपने ये जो बताया बहुत ही अच्छा बताया सर। कल थोड़ा इस पर सर विशेष फोकस आप दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपसे सेशन है ना, रिक्वेस्ट। आपने लास्ट में कल बोला था कि आप कस्टमर कौन है कस्टमर कौन नहीं है इसके बारे में बोलिएगा, तो फिर मैंने सोचा कि आज चलो हर्षू जी के डिमांड पे ये अरे किया आज जाए। तो तो आज मैंने तो मेरा दिमाग ही खोल दिए। मैं तो आपकी बात सुनने केवल नहीं मैं सुन रहा था, और इतना प्रेम से सुना कि जितने जी भी जी आप तरह तरह के बायर इन्वेस्टर, इसमें तो चारों तरह के आप थोड़ा सा डीपली बताइएगा कि सेलिंग है। सेलिंग में क्या है कि आपको एजेंट को भी देखना है, ब्रोकर को भी देखना है, और बिग ब्रोकर को भी देखना है, और छोटे ब्रोकर को भी देखना है। और जब तक ये सारे, यही हमारा सेल्स एजेंट है, जिसको हिंदी में कहेंगे सेल्स एजेंट, वो बैंक में हो या रियल एस्टेट में हो या दुकान पर हो या कहीं भी हो, वो जो व्यक्ति बेच सकता है और जल्दी बेच सकता है, जैसे आपने कहा 20%, 20%, 20%, देयर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम। यह इतना बेस्ट क्वालिटी है कि 20%, मान लीजिए 1,000 व्यक्ति, हम 100 आदमी को ही लेते हैं, तो 100 आदमी में से 20 आदमी आया, 20 आदमी में भी 20%, है कि नहीं? यानी कि 4 आदमी आया, 4 आदमी में भी अगर एक बंदा भी आ गया, और एक बंदे पर हमने जी जान की फोकस की, महीने में अगर एक ही 12 ही व्यक्ति, हम 12 ही प्रॉपर्टी बेचते हैं सर, अगर 1 1 लाख का भी डिप्ट होता है तो शुरुआत तो 12 लाख से हो जाएगी सर। कौन सी ऐसी नौकरी में 12 लाख 1 लाख रुपया महीना मिलता है सर? आप बता दें कि कौन सी ऐसी नौकरी जो अच्छी हो और 1 लाख रुपया महीना दे दे आज के डेट में, जो आज आए। और आपके कोर्स करने से कुछ लोग ऐसे तो हैं जो कि 1 लाख रुपया तो आसानी से कमा सकते। और आपका 28 दिन का सेशन जो है, या 30 दिन का जो भी सेशन है सर, देयर इज अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आप ही के राह पर मैं सारे सेशन का आपका निचोड़ रखा हूं सर, और 19 अप्रैल को जो मैं सेशन कर रहा हूं, सारा आपका चीज उसमें हो, जो बचा रहे। इसलिए आप बिल्कुल। आइएगा सर, उसी के लिए 11 बजे ये जो से आपका 5 बजे तक एक सेशन रखा। चक्रा वाला जो आप कह रहे थे ना कि मुझे बताना है, मैं चाहूंगा हाँ एक दिन वो, आप उसको शेयर कीजिए। और उस पे जी भी जी जो है क्लास है अभी बची हुई, करेंगे उस पे भी, है ना, जी, कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल जो है बिल्कुल सर, अपना जो सात। चक्रा पे काम करके अपना मनी माइंडसेट जो है उसको विस्तार दिया बिल्कुल जा बिल्कुल सकता है। और कोई भी साधारण इंसान बिल्कुल। जो अपने आप को अभी तक फंसा हुआ पा रहा है कहीं पर भी उसको लग जी रहा है कि यार मेरे लिए ये है क्या, या मैं कर सकता हूँ मैनिफेस्ट बिल्कुल इसको, वो मैनिफेस्टेशन उसके लिए बिल्कुल आसान कैसे हो सकता है, इस पे भी मैंने काम किया है कुछ, उसको भी शेयर हम्म, करूंगा। अगर मौका मिला बिल्कुल तो जरूर जो है करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है क्योंकि वहीं से सब कुछ जी शुरू होता है। जी 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 बिल्कुल, और ठीक है उसको भी सर, हम थैंक लोग यू। करेंगे। विवेक सर, थैंक आप यू कुछ कहना थैंक यू चाहते थैंक हैं? सर, हमेशा की तरह लाजवाब। थैंक यू। और कठिनाई आज ये है कि आज वीडियो ऑन नहीं कर सकता। और बहुत मैं हमेशा इस सेशन को मिस करता हूँ। और मैं कुछ मतलब इस समय निशब्द हूँ बोलने के लिए। जी। अभी कितने दिन का लगभग सेशन आपका और बचा है? 2 दिन का और बचा है। अच्छा, ये 30 डेज का ही है। हाँ, ये 30 डेज का ही। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों दिन मैं मिस ना करूं अभी, जरूर जरूर। जो मॉर्निंग में आप लेने वाले हैं और जो कल नाइट में लेंगे। मैं परसों मॉर्निंग में लूंगा और कल नाइट में, या फिर शाम में लूंगा संडे को, है ना। तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं भले ही सफर में रहूं लेकिन उसको दोनों हाँ को ठीक। अटेंड करूं। और ठीक है बहुत ना। ही शानदार सर, बहुत शानदार।
बहुत देखिए शानदार। विवेक जी जो है इस ग्रुप के जान रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कंट्रीब्यूट किया है। ये जो सक्सेस स्टोरी है 30 डेज की 10x ग्रोथ की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है ना। इनके रहने से जो टॉक्स का स्तर है काफी ऊंचा हो जाता है, लोग को बहुत अच्छा लगता है। और अभी अपने ये विशेष लक्ष्य को साधने में लगे हैं, और मैं समझ सकता हूं कि उसमें इनकी व्यस्तता है, लेकिन डेफिनेटली हिज प्रेजेंस enriched द क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस, टॉक्स, एंड इट डेफिनेटली gave a life to our 10x growth community. Thank you very much, Vivek ji. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू शुभ सो रात्रि। मच। शुभ रात्रि। थैंक ठीक यू है, वेरी मच सर। do I have the permission to end this session now? श्योर है सर, ना? Thank श्योर। you. थैंक यू सर, गुड कल नाइट मिलते सर। हैं। कल आपको प्रायर हैंड में इन्फॉर्म कर दूंगा। कल का सेशन भी बहुत सुंदर जानकारियों के साथ प्रस्तुत करने वाला हूं, तो बनिएगा उसमें। और मैक्सिमम लोग अगर आ जाएं तो उनको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये लाइव में जो आनंद आता है, रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी वो रह जाती होगी उनको, है ना, क्योंकि वन वे हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सर गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट।